नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज पाठशाला पर। मैं हूँ आकाश मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की अपनी क्लास, जिसमें हम लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की महत्वपूर्ण फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को समझेंगे और देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन की मोलरता इक्वल टू होती है N/V, यानी कि N विलय के मोलों की संख्या और V विलयन का आयतन है। जहाँ m इसकी मोलरता है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मात्रा का आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अक्सर मात्रा की गलती ज़्यादा होती है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। क्योंकि मोलरता बराबर N/V होता है और विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान और बट्टे विलय का मोलर द्रव्यमान होता है। इस वजह से विलयन की कुल मोलरता को हम लोग इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ W विलय का भार है और M विलय का मोलर द्रव्यमान है, V विलयन का आयतन है और M इस विलयन की मोलरता है। तो इसको आप याद रखेंगे इस फार्मूले को। चलिए आगे देखते हैं। विलयन की जो मोलरता होती है वो हमेशा ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि ताप बदलने से विलयन का आयतन बदलता है। इस वजह से विलयन की मोलरता भी बदल जाती है और विलयन की मोलरता सीधा विलयन के आयतन पर निर्भर करती है। तो इसके फार्मूले से देख सकते हैं, तथा विलयन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसको आप लोग पहले देखते हैं। 4 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml विलयन में घोला गया है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखते हैं, सबसे पहले हम विलयन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, जो कि NaOH का मोलर द्रव्यमान है। तो सोडियम का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 23 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इस वजह से टोटल हमारा मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 23 + 16 + 1 = 40 ग्राम प्रति मोल, जो कि मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, 16 ग्राम प्रति मोल। इसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं, मोलर द्रव्यमान तो निकाल लेते हैं लेकिन उसका मात्रक नहीं लिखते, क्योंकि गलत हो जाता है एग्जाम में, एक नंबर कट सकते हैं इससे। तो कुल इसलिए विलयन की कुल मोलरता हो जाएगी मोलर द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान जो कि 4 ग्राम है और विलय का मोलर द्रव्यमान जो कि हमारा 40 आया है। विलयन का कुल आयतन 250 ml है और इंटू 1000। तो हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 4 × 1000/40 × 250। ये हमारा विलयन का आयतन है और ये हमारा विलय का मोलर द्रव्यमान है। तो इसको कुछ सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4 मोल। तो बिल्कुल बेसिक हमारा इक्वेशन सॉल्यूशन है, तो आप लोग इसे देख लेंगे। चलिए अगला टॉपिक हमारा है मोललता। तो मोललता देखते हैं क्या होती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, कि वो 1 लीटर विलयन था और यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक है। तो मोलरता और मोललता में यही डिफरेंस होता है कि मोलरता आयतन पर निर्भर करती है और जबकि मोललता आयतन पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि ये किलोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो मोललता किलोग्राम याद रखेंगे और मोलरता आयतन, यानी कि विलयन का आयतन, इस पर निर्भर करेंगे। पहले देखते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता इक्वल टू सेम वही फार्मूला, विलय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान, बस यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे हो जाता है हमारा विलायक का भार, जो कि 1 ग्राम में होता है, 1 केजी होता है। क्योंकि यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए विलायक का भार जो होता है वो ग्राम में होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखेंगे हमारा स्मॉल w जो है वो विलय का द्रव्यमान है, m विलय का मोलर द्रव्यमान और W जो है वो हमारा विलायक का द्रव्यमान है ग्राम में। और 1000 हमने इसलिए किया क्योंकि ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये देखते हैं मोललता ताप से स्वतंत्र होती है, क्योंकि इसमें आयतन का जिक्र नहीं किया जाता, इस वजह से ये आयतन से फ्री होती है और तापमान केवल आयतन को बदल सकता है, जबकि द्रव्यमान को नहीं। कितना भी तापमान हो उसका द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता है।
चलिए आगे देखते हैं हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। आगे हमारा मोलस देखते हैं। तो यदि किसी विलेय में दो घटक उपस्थित हो, एक विलेय हो और दूसरा विलायक हो, तो इसके लिए हमारा मोलस जो होता है वो होता है ये विलेय, यहाँ बी हो जो होता है वो विलेय होता है। तो विलेय का मोलस बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे कुल विलयन के मोलों की संख्या। यहाँ पे यानी विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलायक के मोलों की संख्या है और ये विलेय के मोलों की संख्या है। चलिए देखते हैं एस ए और एक्स बी, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, सॉरी, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, इन दोनों का एडिशन हमेशा एक के बराबर होता है। तो याद रखेंगे, तो विलेय और विलायक के मोल प्रभाज को अगर जोड़ दिया जाए तो हमेशा एक के बराबर आता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। 5 ग्राम NaCl को 90 ग्राम पानी में घोला गया है। विलेय यानी कि NaCl और विलायक यानी कि H2O, दोनों के मोल अंश को ज्ञात करना है। ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम मूलक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे NaCl का। तो NaCl का मूलक द्रव्यमान हो जाएगा, सोडियम का मूलक द्रव्यमान होता है 23 और Cl का मूलक द्रव्यमान होता है 35.5। तो टोटल हो जाएगा हमारा 8.5 ग्राम प्रति मोल। मात्रक हमेशा याद रखेंगे, बार बार आपको बताया जा रहा है। H2O का मूलक द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का मूलक द्रव्यमान 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसलिए मूलक द्रव्यमान 2। ऑक्सीजन का मूलक द्रव्यमान 16 होता है और 16 और 2 18, तो कुल मूलक द्रव्यमान हमारा हो गया 18 ग्राम प्रति मोल। चलिए अब मोलों की संख्या देखते हैं। तो NaCl के मोलों की संख्या कितनी होगी? तो NaCl के मोलों की संख्या, तो NaCl का द्रव्यमान जो कि हमारा 5 ग्राम दिया हुआ है और NaCl का मूलक द्रव्यमान जो कि हमने अभी निकाला है 8.5 ग्राम है। और अतः NaCl का जो मूलक द्रव्यमान होगा वो लगभग आएगा 0.0855। ये आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 0.854 समथिंग कुछ आता है, तो 8.55 इसको लिख देता है। चलिए आगे देखते हैं H2A के मोलों की संख्या। तो H2A का मूलक द्रव्यमान 18 होता है और H2A का जो इसमें भार दिया गया है वो 90 ग्राम है। तो 19/80 यानी कि टोटल 5 मोल, डिवाइड करेंगे 18 से 90, तो टोटल हमारा मोलों की संख्या 19 आया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो NaCl का मोल अंश कितना होगा? तो NaCl का मोल अंश, तो NaCl का हमारा मोल अंश होगा NaCl का मोलर द्रव्यमान, NaCl के मोलों की संख्या और बट्टे कुल विलयन के मोलों की संख्या। तो कुल विलयन के मोलों की संख्या में H2O की मोलों की संख्या आई थी 5 और NaCl के मोलों की संख्या आई थी 0.0855। तो दोनों को हमने ऐड किया तो हो गया 5.0855। तो कुल विलयन के मोलों की संख्या 5.0855 और NaCl के मोलों की संख्या 0.0855। इस वजह से टोटल NaCl के मोल अंश यानी कि NaCl का मोल प्रभाज भी इसी को कहते हैं। तो NaCl का मोल प्रभाज 0.0168, ये लगभग आए कितना आएगा कैलकुलेशन करके आप लोग देख लेंगे। चलिए H2O का मोल अंश देखते हैं। तो H2O के मोलों की संख्या आई थी हमारी 5 और विलयन का कुल मोल था 5.0855। तो हमारा H2O का कुल मोलों की संख्या 0.9832, ये लगभग में आएगी, आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो NaCl की हमारी मोलों की संख्या लगभग 0.0168 और H2O के मोलों की संख्या 0.9832 है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन राउल्ट का नियम है। देखते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है। तो राउल्ट का नियम कहता है किसी आदर्श विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोलांश और शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए तो देखते हैं। यदि कोई विलायक हमारा A है तो इसके लिए Pa बराबर, यानी कि विलायक विलायक विलयन में जो पदार्थ A होगा उसका वाष्प दाब Pa, यानी कि A की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और XA A के मूल अंश की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो Pa हमारा होगा ये विलायक है, तो इस विलायक का वाष्प दाब
विलायक की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलायक के मूल प्रभाज, जो विलयन में विलायक का मूल प्रभाज होगा उसके बराबर होता है। ये आगे देखते हैं। या फिर अगर हम विलेय के मूल प्रभाज की बात करें तो ये हमारा पी नॉट जो है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा और पी एस जो कि कुल विलयन का वाष्प दाब होगा और विलेय जो कि विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखेंगे राउल्ट के नियम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों के लिए लागू होता है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। गैर गैर वाष्पशील विलेय मानकों के लिए वाष्प दाब कम हो जाता है। यह नियम उन्नयनांक वृद्धि यानी कि क्वथनांक उन्नयन और हिमांक और नमन दोनों की व्याख्या भी करता है। तो ये बात याद रखेंगे, राउल्ट का नियम क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन दोनों की व्याख्या करता है। केवल आदर्श विलयनों के लिए लागू होता है। गैर वाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। चलिए इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है। ये क्वेश्चन है, एक विलयन में विलायक ए के मोल अंश 0.8 है तो शुद्ध ए का वाष्प दाब 100 mmHg है। विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। सिंपल फार्मूले पे है हमारा जो विलयन का वाष्प दाब होता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए यानी कि शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब और एक्स है, ये क्या है इसके ए के मूल अंश की संख्या। ए के हमारा मूल अंश 0.8 है, 0.8 और शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब 100 mmHg है। हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी ए इक्वल टू 100 इंटू 0.8 यानी कि 80 mmHg का आंसर आएगा। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोलरता से रिलेटेड, इनको आप लोग करिएगा क्योंकि एग्जाम में हमारे 2022 के एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ये 2023 के एग्जाम में आया है। इसका आंसर इसके सामने लिखा हुआ है, आप लोग करके इसको मिला के देखिएगा। ये 2023 के एग्जाम में है, ये 2024 के एग्जाम में आया है, 2025 ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए ये मोलरता से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको आप लोग देखिएगा। और ये मूल प्रवाह से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको आप लोग देखिएगा जरूर और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो फिर कमेंट में बताइएगा, अगली वीडियो में इसको सॉल्यूशन दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।